हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बेहतरीन ही होंगे। ठीक है, तो चलो आते हैं हमारे पॉइंट पर। तो इससे पहले हमने एक टॉपिक क्लियर किया है, वो है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, तो वो हमारा ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन के साथ हम गए आगे। ठीक है, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन के साथ हम आगे बढ़ते गए। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में वैसा नहीं होगा। इस टॉपिक में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को डील करने वाले, सिर्फ कॉन्सेप्ट को डील करने वाले, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी ज़्यादा वक्त और भी बहुत सारे काम होते। तो ये क्या हो रहा था, जब हम मतलब बहुत सारी स्लाइड का अरेंजमेंट करना पड़ता था, उसके लिए प्रिपेयर करके आना पड़ता था, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा समय इसी में ही इन्वेस्ट हो जाता था मेरा। ठीक ठीक है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप जो आने वाले वीडियोस है, ठीक है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। हम हमारा टारगेट एनसीईआरटी नहीं होगा अब। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को डील करेंगे इस प्लेटफॉर्म पर आप इस आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो सीधा भटकते नहीं आते हमारे सीधे पॉइंट में। तो हमारा टॉपिक है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन की भी हमने एक कहानी के समान आपको टॉपिक कवर किया था, वैसे इसकी भी एक कहानी बताएंगे। ठीक है, वैसे इसकी भी एक कहानी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक बातें ऐसी है कि ये सारी कहानी जो है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब से रिलेटेड है, जो उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन किया इस पर, जेनेटिक्स के ऊपर। हमें पता है गार्डन की पाइजम सटाइवम, जो उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक इस पर उन्होंने वर्क किया, एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, फिर उसके बाद उसके एनालिसिस लोगों के सामने लाए, उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रूफ के साथ वो लोगों के सामने लेके आए। ठीक है, तो कई सारी बातें हमें पता है। तो ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था कि पहले यदि किसी का जन्म होता है तो वहीं पर उसका क्या होता है, उसको वहीं पर उसका धर्म डिसाइड कर दिया करते थे, जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, आर्य, ऐसे कुछ। लेकिन सबसे पहली बार साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने किया। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने किया। ठीक है, मेंडल की एक मूवी भी है, इसके ऊपर एक मेंडल की एक मूवी है, बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म डॉक्टर गजेंद्र सिंह सर का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया है। आप उसी चैनल को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया चैनल है। एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ सर का। तो ठीक है, वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर आपको ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के ऊपर एक मूवी भी देखने को मिलेगी। 15-16 मिनट का वीडियो होगा वो शायद। ठीक है, बहुत बढ़िया मूवी बनाई है उन्होंने इस पर, बहुत अच्छी मूवी। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो उसको। तो क्या होता था, उन्होंने एक्चुअली बताया कि हेरिडिटी वगैरह होता है, उससे कैरेक्टर वगैरह ट्रांसफर होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने सबसे पहली बार जब साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन किया था, तो तब उन्होंने बताया था कि एक्चुअली कुछ हेरिडिटी वगैरह होते हैं, जिससे कैरेक्टर वगैरह कुछ ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जन्म के दौरान कुछ गमेट्स मिलते हैं, जन्म के दौरान कुछ गमेट्स मिलते हैं वो, ठीक है, कुछ गमेट्स मिलते हैं और उनसे कैरेक्टर बनते हैं। आज हमें पता है कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, आज का उस ज़माने में उन्होंने बता दिया था, 18th सेंचुरी की बात है। ठीक है, वहीं पर उन्होंने बता दिया था, तो उनसे आने वाली पीढ़ी तैयार होती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी। ठीक है, और उनसे कुछ समानता और विविधता हमें देखने को मिलती है, जैसे कि सिमिलरिटी एंड वेरिएशन हमने डील किया है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन में। भटकिएगा मत, कॉन्सेप्ट को मैच करते रहिएगा। ठीक है, और मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है इस पीरियड में किया था, 1856 से 1863 के नियर बाय, इन 7 सालों में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जो 7 अलग अलग तरह के कैरेक्टर लिए थे उन्होंने, हमने सब ये डील किए वाला है इससे प्रीवियस टॉपिक में। ठीक है, तो 1865 में उन्होंने बताया, पब्लिश किया कि एक्चुअली, ठीक है, उससे पहले कोई नहीं जानता था कि ये मेंडल्स के फैक्टर क्या है, या मेंडल्स के फैक्टर जिस केमिकल, या मेंडल के फैक्टर किसी केमिकल कंपोजिशन से भी बने हुए हैं क्या, ऐसा किसी को कोई आइडिया भी नहीं थी। ठीक है, किसी को कोई आइडिया भी नहीं थी। तो देखो, जैसे कि हमने कहा कि हमने हर एक टॉपिक को एक स्टोरी के समान देखा है, तो ये है स्टोरी टाइटल, आवर स्टोरी बिगिंस जीन्स। हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो जीन से स्टार्ट होती है। तो ठीक है, जीन से स्टार्ट होती है, तो मेंडल ने जो अपना कार्यकाल में, ठीक है,
1856 से लेकर 1863 तक उन्होंने अपना कार्य जो किया वो जेनेटिक्स के ऊपर किया, ठीक है। 1865 में उन्होंने पब्लिश कर दिया कि ऐसा कुछ होता है कि मेंडल के जो फैक्टर है उनमें कुछ पर्टिकुलर जानकारी वगैरह वगैरह होती है ऐसे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने लोगों के सामने लाई, ठीक है। फिर 1944 में एवरी एमसी कार्डी नाम के साइंटिस्ट ने लोगों के बतलाया कि बिल्कुल सही है भाई, जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जो बताया, जो फैक्टर हमारे सामने लेके आए हैं वो बिल्कुल सही है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं, लेकिन उसमें कुछ केमिकल कंटेंट होते हैं जो हेरिडिटी के लिए बहुत ही बढ़िया मायने से काम करते हैं, ठीक है। तो 1952 में हर्शी एंड चेस, जिसको हम एक डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, इस एक्सपेरिमेंट से पहचाना जाता है कि यह बतलाने का इन्होंने इसकी खोज इन्होंने करी, तो ठीक है। फिर इन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए यही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो सीधी सी हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जीन्स को लेकर, जिन के बारे में कह रहे हैं फिर, ठीक है। ऐसी कुछ ये कहानी थी, ठीक है। और मज़ेदार बात तो ये है कि ठीक है, आपने माना कि डीएनए में नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। हमने माना कि डीएनए में नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, लेकिन उसका एक सिंगल जीन, उसमें क्या एटम होते हैं, क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये देखेंगे हम इस टॉपिक में। इसीलिए इसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूल के बेस पे कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, यही हमारे टॉपिक का टाइटल है और यही हम इसमें देखने वाले। तो ठीक है, मेंडेल को किसी ने अपने जीवन कार्य में वैज्ञानिक नहीं माना, ठीक है। वो वैज्ञानिक लगते ही नहीं थे, क्योंकि या उनको किसी ने वैज्ञानिक नहीं माना अपने जीवन कार्य में, ठीक है, जीवन काल में। तो ठीक है, हालांकि मेंडेल एक बहुत दुर्भाग्यशाली वैज्ञानिक थे, ठीक है। हमने बहुत सारी बात करी है ग्रेगर जॉन मेंडेल साहब के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को लेके हुए भी, ठीक है। क्योंकि आप इतनी बड़ी कोई खोज करके चले जाते हो और आने वाले समय में वो वरदान करके साबित हो दिए, और इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है, और इससे बड़ी दुख की बात तो यह है कि उसका क्रेडिट ग्रेगर जॉन मेंडेल साहब को कुछ भी नहीं मिला, इससे बड़ी दुर्भाग्यशाली की बात और क्या हो सकती है। तो ठीक है, ऐसे बहुत सारी इस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न थे, ठीक है, देखेंगे हम, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया कि 1884 में एवरी एमसी कार्डी इन्होंने बताया था कि डीएनए के जो फैक्टर है जो ग्रेगर जॉन मेंडेल साहब ने दिए थे उस टाइम में, इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें इसके जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके भीतर हेरिडिटी के फैक्टर या हेरिडिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये 1844 में एवरी एमसी का सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तो 1944 में एवरी एमसी कार्डी ने बदलाया था, ठीक है, यह हमने क्लियर है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने आपको कहा कि मेंडेल ने कब स्टार्ट करा था, तो 1856 टू 1863, इसमें उन्होंने गार्डन पेपर अपना काम स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने कहा कि 1865 में उन्होंने पब्लिश कर दिया कि ऐसा ऐसा होता है, उसके कुछ रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या एनालिसिस था, डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या एनालिसिस था, ऐसा सब एक एनालिसिस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में उसके पास प्रेजेंट था, एक कागज़ के फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। और दुर्भाग्य की बात है कि इसका क्रेडिट उसको कुछ मिला नहीं, जैसे कि हमने अभी उस पर बात करी। और फिर उसके बाद 1884 में आई एक बहुत दुर्भाग्य वाली न्यूज़ आई। वो ऐसे थे कि ग्रेगर जॉन मेंडेल साहब का देहांत हो गया था किडनी डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है। तो उसको अपने जीवन में, लाइफ में इसका क्रेडिट कुछ भी नहीं मिला, उसका देहांत हो गया, ठीक है। 1884 की बात है, मतलब 18th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है, 18th सेंचुरी की बात है। तो और दुर्भाग्य की बात, हमने कहा कि उसको अपने जीवन कार्य में किसी ने उसको वैज्ञानिक नहीं माना, ठीक है, और उसका क्रेडिट उनको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और मेंडेल के जो कागज़ थे रिप्रेजेंटेशन के एनालिसिस के, वो गायब भी हो चुके थे नियर बाय इस एक्सपेरिमेंट को इग्नोर किया गया था, क्योंकि उस समय ये वो कार्यकाल है जहाँ पे एक तरफ से वार चल रहा था जेनेटिक्स के भीतर और दूसरी तरफ से चल रहा था इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन के बारे में भी बहुत सारी खोज इसी टाइम पे चल रही थी। तो इसलिए
इसके कॉन्सेप्ट को उतना हार्डली नहीं लिया गया, ठीक है, उतना सीरियसली नहीं लिया गया। तो ठीक है, चार्ल्स डार्विन साहब का इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट बहुत फॉर्म में चल रहे थे उस टाइम, ठीक है, तो इसलिए इसको उतना टेक इन ग्रांटेड नहीं लिया गया, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके जो कागज है रिप्रेजेंटेशन के सब गायब भी हो गए थे, ठीक है, सब गायब भी हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि हमें बताया, फिर उसके बाद 1900 मतलब 19वीं सेंचुरी में इस पर फिर से रीडिस्कवरी हुई, इस पर फिर से रीडिस्कवरी हुई। जो कागज़ रिप्रेजेंटेशन मेंडेल के थे सब लॉस हो गए थे, लेकिन फिर से 19वीं सेंचुरी में मतलब 1900 19वीं सेंचुरी में इस पर फिर से रीडिस्कवरी हुई। और वही 3 साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर रीडिस्कवरी की, जैसे कि हमें वो पता है ह्यूगो ड्यूरिस थे, उनमें से एक एक जर्मनी का था, एक ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। देखेंगे हम इस टॉपिक में वो डीप एंड डिटेल उस पर बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि कोई पिक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें एक ट्रेलर दिखाया जाता है उस पिक्चर के बारे में, जिसके बारे में हमें आइडिया चाहती है कि इसमें हीरो कौन है, इसमें विलन कौन है, इसमें हीरोइन कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, वगैरह वगैरह। तो मान लीजिए इस टॉपिक का एक ट्रेलर है, जिसके बाद आपको आइडिया आ जाएगी इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारी बातें जो आज मैं अब आपको आंसर इन वन लाइन सेंटेंस के फॉर्म में यदि बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, ये हम डीप एंड डिटेल इस टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है, डीप एंड डिटेल इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि 1856 में मेंडल ने बताया था कि ये फैक्टर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके एनालिसिस उस समय लोगों के सामने आए थे। रिप्रेजेंट इनका जो वर्क था ग्रेगर पाइजमस्टाइम के ऊपर का, वो फिनिश हुआ था उस टाइम पे। फिर 1906 में जॉनसन ने बताया, अरे भाई जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जो फैक्टर कहा था वो फैक्टर नहीं थे, वो जीन थे। तो फिर उसको एक्चुअली एक सही मायने से एक साइंटिफिकली नेम मिला कि फैक्टर इज नथिंग जीन, फैक्टर ए जीन ही है, ठीक है। फिर उसके बाद 1944 में 1944 में जैसे कि हमने बताया आपको 1944 में एवरी एंड MC कार्टे ने इसके सिग्निफिकेंस बताए लोगों को, ठीक है, इनके सिग्निफिकेंस लोगों को बताया। 1952 में एवरी एंड MC हेर्शी एंड चेस ने DNA एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल ये प्रूव कर दिया लोगों के सामने, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी इसके भीतर, और ठीक है, और ये मेंडल ने कब बता दिया था, 18वीं सेंचुरी में। और हमारे एवरी MC कार्टी साहब ने हेर्शी एंड चेस साहब ने बताया 1952 में, मतलब 19वीं सेंचुरी में। एक्चुअली DNA एक्ट जेनेटिक मटेरियल कब कह दिया था हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने, 18वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खोज थी उस समय की, ठीक है, बहुत बड़ी खोज थी उस समय की, ठीक है। लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए कि DNA एक्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सिर्फ जेनेटिक्स, और हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ये नॉर्मली बात नहीं है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। माना कि दुर्भाग्यशाली की बात है कि उसको इनका क्रेडिट कुछ नहीं मिला, उनको इनका क्रेडिट कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो यही बात हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने 18वीं सेंचुरी में बता दी थी। तो फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया 1952 में, मतलब 19वीं सेंचुरी में, किसने, हेर्शी एंड चेस नाम के साइंटिस्ट दोनों ने मिलकर, ठीक है। और आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ठीक है, उस समय माना कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। यदि हम हमारा DNA प्रोफाइल भी पढ़ सकते हैं कि हमें किस किस तरह के जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और हम हमारे जीन कैसे हैं वो भी देख सकते हैं आज के डेट में, ठीक है। और अपराधी को पकड़ने के लिए DNA टेस्टिंग के इस्तेमाल से हम अपराधी को पकड़ भी सकते हैं आजकल, ठीक है। और आज हम DNA को पढ़कर उसको बीमारी पर पर्टिकुलर इलाज भी कर सकते होते, बड़े बड़े क्लिनिक में होते हैं। DNA, आपका जो DNA होता है, DNA पढ़ा जाता है किस तरह के जीन है और क्या फैक्ट कर रहे हैं, क्या म्यूटेशन की वजह से कर रहे हैं क्या, तो उसको पढ़कर उस पर पर्टिकुलर इलाज किया जाता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्लिनिक में होता है ये, ठीक है। और DNA को रिपेयर भी कर सकते हैं आज के डेट में हम हमारे, ठीक है। और डिज़ायर बेबीज, जैसे हम चाहते हैं उस वैसे संतान हम आज के डेट में प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। और आज हमें पता है कि DNA अपने आप में कैसा होता है, वो रेप्लिकेशन कैसे करता है, वो सारी बातें हम इस टॉपिक में देखेंगे। डोंट वरी, वो सारी बातें हम इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। और एक DNA में 4 तरह के अलग अलग न्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, सारी बातें देखेंगे हम, ठीक है, सारी बातें देखेंगे। और पेंटोस शुगर जो है सब में कॉमन होता है।
फिर वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर के फॉर्म में होता है, तो आरएनए में राइबोस के फॉर्म में होता है। ठीक है, सारी बातें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और हर जीन के पास एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है। अरे भैया, ये सारी बातें ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने 18th सेंचुरी में ही बता दी थी, लेकिन वहाँ पर इनके एक्सपेरिमेंट को टेकिन ग्रांटेड नहीं लिया गया। इसीलिए ये सारी बातें को थोड़ा खोज में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया हर जीन के पास एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है, पर्टिकुलर सूचनाएं होती है। ठीक है, और मैसेज छुपा होता है जिसको पढ़कर वो अपना काम करते हैं। जैसे कि हमें पता है ना, mRNA मैसेंजर आरएनए क्या करता है, अपना मैसेज फॉरवर्ड करता है आगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, और इसी के समान बिहेवियर करते हैं और ठीक इसी तरह के कैरेक्टर्स हमें F1 जनरेशन में मिलते हैं। ठीक, ये थी कहानी कि क्या होता है ग्रेगर जॉन। सारी कहानी ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, एक बार मैं रिकॉल कर दूँ आपको बहुत फास्टली। ठीक है, तो ये सारी कहानी ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के कार्यकाल की, मतलब उस समय 1856 से लेकर 1863 तक इस पर एक्सपेरिमेंट चले, उस दौरान की ये सारी कहानी। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, आप चलते हैं हमारे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। हम देखने वाले हैं कि ये, जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी मूवीज़ को स्टार्ट करने के पहले उसका एक ट्रेलर दिखाया जाता है। ठीक है, मान लो कुछ ये ट्रेलर के फॉर्म में ही है। ठीक है, तो देखो अब आते हैं हम हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, तो देखो आपके सामने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो टॉपिक का टाइटल है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी हम बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को फिनिश किया है लास्ट टाइम। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो आज का हमारा इसके ऊपर पहला ही सेशन था, तो ठीक है चलते आगे। तो ये होता है हमारा डीएनए। ठीक है, ये होता है डीएनए। इसमें हमने कहा कि 4 अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, ये सारी बातें इसमें होती है। डीप एंड डिटेल हम देखेंगे तो ये होता है हमारा टिपिकल डीएनए। ठीक है, ये रेप्लिकेशन के समय का डीएनए अपने आप को क्या करता है, वो ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क डीएनए, मतलब वाई शेप का बना लेता है रेप्लिकेशन के दरमियान। तो ठीक है, उस टाइम का ये डीएनए, लेकिन नॉर्मली हमारा डीएनए ऐसा नहीं होता, ये ऐसे ट्विस्टेड होता है, ऐसे ट्विस्टेड होता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के समय का है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा हमें वाई शेप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो ये होता है हमारा डीएनए, ट्विस्ट एक सीढ़ी की समान, सीढ़ी की समान नहीं, एक ट्विस्टेड फॉर्म होता है। जैसे कि आप 2 रस्सी को आपस में ट्विस्ट कर दो ऐसे। ठीक है, और जब खोलते हैं तो अलग ही तरह के वो ऐसे खतरनाक दिखता है। तो कुछ इसी तरह का हमारा ये डीएनए होता है। ठीक है, ऐसा कुछ ये डीएनए होता है, ट्विस्टेड इन फॉर्म। ठीक है, देखेंगे इसके ऊपर सारी बातें। ये होता है हमारा टिपिकल क्रोमोसोम। ठीक है, टिपिकल क्रोमोसोम हमने लास्ट टाइम देखा है। क्रोमोसोम, इसके जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, और ये आने वाली संतान में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपने पेरेंट से जैसे रीड करते हैं वैसे ही हमारी संतान बनती है। ठीक है, पेरेंट को जैसे फॉलो करते हैं वैसे बनते हैं। टेम्पलेट डीएनए का फॉर्म क्या होता है, टेम्पलेट को पढ़कर नया डीएनए किस तरीके से फॉर्म होता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, सारी बातें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी, चलते आगे। एक फ्लो चार्ट है और ये स्टोरी हमने पढ़ी है। ठीक है, और ये है सबसे बढ़िया फ्लो चार्ट इसका। ये टॉपिक है हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें डीएनए का क्या रोल है, आरएनए का क्या रोल है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, जेनेटिक कोड क्या रोल करते हैं, सिस्टोन, म्यूटॉन, रेकॉन क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन माना कि हमें पता है, ट्रांसलेशन पता है हमें कि डीएनए से ट्रांसलेशन हमें पता है कि सारी बातें हम ये देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, सारी बातें हम इसमें ये देखने वाले। तो ऐसी बहुत सारी बातें, रेगुलेशन ऑफ जीन को रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है इसके एक्सप्रेशन को। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें हम इसमें देखेंगे। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिस्टोन, म्यूटॉन, रेकॉन, जेनेटिक कोड, ये सारी बातें हम इस टॉपिक के भीतर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम इस टॉपिक के भीतर पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में आने वाले कुछ सेशन में हम ये सारी बातें कवर करेंगे। लेकिन जैसे कि मैं आपको फिर से रिकॉल करना चाहता हूँ कि अब हम इसके बाद के जो वीडियोस आने वाले उसमें हम एनसीईआरटी को टारगेट नहीं करेंगे।
क्योंकि यार मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरा ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है आजकल। ठीक है, तो बाकी के बाकी का भी मेरा कोर्स वगैरह चल रहा है, तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको आपका यही टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करने का मैं पूरी तरीके से मेरी तरफ से तो प्रयास करूँगा। ठीक है, लेकिन एक यही है जो क्लियर कर दिया हमने कि हम एनसीईआरटी को टारगेट नहीं करने वाले, सिर्फ कॉन्सेप्ट को डील करेंगे और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले कैसे होता था, हम एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन के साथ चलते थे, तो फिर वो उसको फोड़ कर आपको समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता था और वीडियो काफ़ी लंबा भी बनता था। जैसे कि हमने देखा है लिंकेज पर हमने 4 सेशन लिए, म्यूटेशन पे 4 लिए, सॉरी 3 लिए, म्यूटेशन पर 3 लिए। ऐसे ऐसे होता था, मतलब ज़्यादा बताने के लिए वक्त ज़्यादा लगता था। तो आप कैसा होगा, डायरेक्टली हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, फिर उसके बाद उस पर डीप एक्सप्लेन नहीं होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों तक आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, सिर्फ यही एक चेंजेस होने वाला है आप जो इस टॉपिक में। ठीक है, बाकी तो कुछ चेंजेस है नहीं। ठीक है, तो ठीक है, और क्या कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, कोविड से बचते रहिए और क्या कह सकते हैं, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द। आई होप आप इंजॉय करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो आज हमने एक ट्रेलर देख लिया है, जो पिक्चर आने वाली है उसका ट्रेलर हमने देख लिया है कि पिक्चर कैसी होने वाली है, पिक्चर में क्या क्या, कौन हीरो है, क्या हीरोइन कौन है, क्या इसके साइड रोल है, ठीक है, विलन कौन है, वगैरह वगैरह, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमने एक ट्रेलर देख लिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, कोविड से बचते रहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।